हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे कि आज़ादी के बाद लगातार प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस को टक्कर देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर हम लोग देखें कि जब नेहरू का निधन होता है तो ये प्रश्न उठता है कि उनके बाद उत्तराधिकारी उनका कौन बनेगा। नेहरू की मृत्यु होता है तो सबसे बड़ा जो डर होता है वो इस बात को लेकर के होता है, क्या भारत में डेमोक्रेसी रह पाएगा, यानी लोकतंत्र कायम रह पाएगा, या फिर सैनिक शासन आ जाएगा। एक बहुत बड़ा भारत के नेताओं के सामने प्रश्न क्या था कि क्या नेहरू की मृत्यु के बाद भारत में डेमोक्रेसी रह पाएगा, यानी लोकतंत्र रह पाएगा, या फिर सैनिक शासन आ जाएगा जैसा कि पाकिस्तान वगैरह में आया था। अधिकतर देखिएगा 1947 के आसपास जो भी देश आज़ाद होते हैं, यानी बोले तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी देश आज़ाद होते हैं वो बड़े जल्दी ही एक तानाशाही या फिर सैनिक शासन में तब्दील हो जाते हैं। शुरुआत होता है लोकतंत्र को लेकर के, लेकिन बहुत जल्दी तानाशाही या सैनिक शासन में वो तब्दील हो जाते हैं। लेकिन भारत इस प्रश्न को बड़े ही सुलझे हुए तरीके से क्या कर लिया, समाधान कर लिया। कैसे किया? तो भारत के सामने ये प्रश्न था कि नेहरू के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, यानी अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो भारत ने इस प्रश्न को कब ख़त्म किया? जब लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के लिए आगे कर दिया गया। किनके द्वारा? के कामराज के द्वारा। नेहरू के मृत्यु के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? के कामराज। कांग्रेस के अध्यक्ष बात हो रहा, प्रधानमंत्री नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे के कामराज, और के कामराज को ही तय करना था कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। उन्होंने किनके नाम का प्रस्ताव आगे रखा था? किनके नाम का? लाल बहादुर शास्त्री का नाम रखा था। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं था। फिर हम लोग देखे थे कि लाल बहादुर शास्त्री का भी निधन हो जाता बड़े जल्दी, और फिर से वही प्रश्न आता है कि अगली बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अगली बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और इस बार जो लड़ाई में सबसे आगे थे, इस बार मतलब प्रधानमंत्री बनने की होड़ में सबसे आगे थे, वो कौन थे? मोरारजी देसाई। यहाँ तक आकर के हम लोग छोड़े थे। यहाँ तक आकर के क्या किए थे? हाँ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री क्या कर गई? बन गई। यहाँ तक हम लोग रुके हुए थे। अब उसके आगे सुनिएगा। आप लोग को पता है कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट्स का बहुत बड़ा हाथ था। किसका? सिंडिकेट्स का बहुत बड़ा हाथ था। किसका बहुत बड़ा हाथ था? सिंडिकेट थे कौन? तो कांग्रेस के कुछ धोती पार्टी नेता बोल सकते हैं कि कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता थे, जो पुराने नेता थे, वो क्या कहलाए? सिंडिकेट्स कहलाए, या उनका पूरा गुट क्या कहलाया? सिंडिकेट्स कहलाया। अगर इसको परिभाषा देना है कि सर सिंडिकेट्स कौन थे या सिंडिकेट्स के बारे में आप क्या जानते हैं, तो 2 नंबर मैसेज दीजिएगा कि सर सिंडिकेट्स कांग्रेस के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? कांग्रेस के अंतर्गत या कांग्रेस के अंतर्गत प्रभावशाली एवं शक्तिशाली नेताओं का क्या था? नेताओं का समूह था। लिखते जाइएगा। सिंडिकेट्स क्या कौन थे सर? तो कांग्रेस के अंतर्गत प्रभावशाली या शक्तिशाली नेताओं का क्या था? एक समूह था। और ये अक्सर किसकी भूमिका निभाते थे सर? तो ये किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। किसकी भूमिका निभाते थे सर? किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। अर्थात भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय कौन करते थे? तो यही सिंडिकेट्स के लोग करते थे, किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। बोला ऐसा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को पीएम बनाने में, प्रधानमंत्री बनाने में इन्हीं का हाथ था, इन्हीं की भूमिका थी। यानी सर सिंडिकेट्स की भूमिका के कारण ही लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेगा। क्या? प्रभावशाली। हो गया? इसका स्टैंड उसी में आता है। हो गया?
हाँ, अगला पॉइंट लिखिएगा। चलो लिखे देते हैं। सिंडिकेट्स के नेता इसमें के कामराज, इसमें के कामराज, निजलिंगप्पा, एस के पाटिल जैसे पुराने नेता शामिल थे। हाँ, इसमें अब आपसे पूछा जाएगा कि सिंडिकेट्स कौन थे, आंसर दे दोगे? सिंडिकेट्स को समझने में कोई दिक्कत कि नहीं सर, ये कांग्रेस के जो प्रभावशाली समूह था, कांग्रेस में जो शक्तिशाली नेता थे उनका एक समूह था और उन्हीं गुट को क्या कहा गया? सिंडिकेट्स कहा गया। सिंडिकेट्स ये तय करते थे कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। भारत में जो नीति निर्माण होता था, जो पॉलिसी बनाए जाते थे, वो पॉलिसी कैसा होगा ये तय कौन करते थे? यही सिंडिकेट्स के लोग तय करते थे। और इनकी भूमिका तब सामने आया जब जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गया? डेथ हो गया। तो एकदम फ्रंट पे आकर के ये लोग अपनी भूमिका को क्या करने लगे? दिखाने लगे या शो करने लगे। कैसे दिखा कि सिंडिकेट्स की भूमिका कांग्रेस के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है या बहुत प्रभावशाली है? तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इस प्रश्न को लेकर के जब बहस चल रहा था तो सिंडिकेट्स ये तय किया कि अगला प्रधानमंत्री कौन होंगे? लाल बहादुर शास्त्री। जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुआ तो यही सिंडिकेट्स ये तय किया कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? हाँ, नहीं तो अगले प्रधानमंत्री के रूप में दावेदार कौन थे? मोरारजी देसाई। लेकिन किनको बनाया गया? इंदिरा गांधी को। अब इंदिरा गांधी 1967 का चुनाव जीतती है। इंदिरा गांधी कब का चुनाव जीतती है? 1967 का चुनाव कौन जीती है? 1967 के चुनाव में इंदिरा विजयी होती है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? लेकिन जैसे देखिएगा, इंदिरा गांधी को उन लोग प्रधानमंत्री, सिंडिकेट्स इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया था? वो चाहते थे या सिंडिकेट्स का ऐसा सोचना था कि इंदिरा गांधी के पास अभी प्रशासनिक अनुभव उतना है, अभी ज़्यादा कुछ ये जानती नहीं है। तो जैसे हम बोलेंगे, यानी सिंडिकेट्स लोग ये सोच रहा है, जो बड़े बड़े कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं वो ये सोच रहे हैं कि जैसे इंदिरा गांधी को हम सलाह देंगे वैसे ही ये काम करेगी। यानी कहने को तो इंदिरा आगे रहेगी लेकिन पीछे से सारा काम कौन करेंगे? तो हम लोग के द्वारा किया जाएगा। यानी कहने को इंदिरा गांधी रहेगी लेकिन एक गूंगी गुड़िया की तरह रहेगी और जो हम बोलेंगे वही काम वो करेगी। और सारा काम किसके इशारों पर होगा? तो यही सिंडिकेट्स के नेताओं के इशारों पर होगा। इंदिरा गांधी का काम सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा? दस्तखत करना होगा। लेकिन ये लोग इंदिरा गांधी को बड़े हल्के में ले लिया। धीरे धीरे इंदिरा गांधी, धीरे धीरे कौन? इंदिरा गांधी इन सिंडिकेट्स के आदेशों को मानने से क्या करती है? इनकार कर देती है। और कांग्रेस के अंतर्गत ही कुछ ऐसे युवा गुट रहते हैं जिनको युवा तुर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर का एक गुट होता है और उन सारे लोगों के संपर्क में आ जाती है और ये सारे के सारे समाजवादी विचारधारा के लोग रहेंगे। कौन? इंदिरा गांधी मतलब अलग गुट की तरफ जा रही है और सिंडिकेट्स अलग हो रहे हैं। धीरे धीरे इंदिरा गांधी क्या कर ली? अपना गुट बना ली और सिंडिकेट्स अपना गुट। और इन दोनों के बीच की दूरियां क्या होने लगा? बढ़ने लगा। ये जा करके तब सामने आया जब 1969 में जाकिर हुसैन जो उस समय राष्ट्रपति होते थे उनका डेथ हो गया। किनका डेथ हो गया? जाकिर हुसैन का। आगे चल करके कांग्रेस में क्या होने वाला है? विभाजन। आगे चलकर कांग्रेस में क्या होने वाला है? 1969 में कब की बात हो रहा है? 1969 में किनका? जाकिर हुसैन का मृत्यु हो जाता है। जाकिर हुसैन, हाँ, जाकिर हुसैन की क्या हो गई? चलिए, 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी जीत गई है। लेकिन बताया कि धीरे धीरे ये अपना खुद फैसला लेने लग गई। सिंडिकेट्स के इशारों पे चलने से साफ कर क्या कर दी? मना कर दी। तो भाई सिंडिकेट्स स्वाभाविक है क्या होंगे? नाराज़ होंगे। सिंडिकेट जो नेता बोलेंगे भाई हम ही प्रधानमंत्री बना लियो, हमरे से दगाबाजी। प्रधानमंत्री बनाया कौन है इंदिरा गांधी को? सिंडिकेट्स। अब ये सोच क्या रहे हैं कि इंदिरा गांधी किसके इशारे पर काम करेगी? सिंडिकेट्स के इशारे पर काम करेगी, यानी निजलिंगप्पा के कामराज और एस के पाटिल जैसे नेताओं के सलाह पर काम करेगी। लेकिन क्या उनके इशारों पर इंदिरा गांधी काम कर रही है? उनके इशारों पर इंदिरा गांधी काम नहीं करेगी। ये धीरे धीरे अपने आप को क्या कर लेगी? उस गुट से अलग कर लेगी और ये अपने सलाहकार या विश्वस्त लोगों में उनको शामिल करने लगेगी जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। यानी अपने विश्वास पात्रों में, अपने सलाहकारों में इंदिरा गांधी उन लोगों को शामिल करने लग जाएगी जो कांग्रेस पार्टी से बाहर के हैं। तो स्वाभाविक है, सलाह देने के लिए कौन सोचा था? सिंडिकेट्स। लेकिन इंदिरा गांधी अब सलाह लेने के लिए बाहर से लोगों को हायर करने लगेगी तो इनको लगेगा ना कि भाई धीरे धीरे इंदिरा गांधी हमको क्या कर रही है? साइड कर रही है। और धीरे धीरे यही विभाजन का एक कारण बन गया और सिंडिकेट्स
अलग तरह की भूमिका में हो गई और इंदिरा गांधी अलग तरीक़ा से अपना सरकार चलाने लग गए। यानी सिंडिकेट्स जो सलाह देने के लिए सोच रही थी, सिंडिकेट जो अपने इशारों पे नचाने के लिए सोच रही थी इंदिरा गांधी को, नहीं रही है, बल्कि ये खुद यानी स्वयं अपना मुकाम बनाना शुरू कर चुके हैं। कौन, किसकी बात हो रहा है? इंदिरा गांधी की बात हो रहा है कि इंदिरा गांधी धीरे धीरे स्वयं अपना मुकाम, स्वयं अपनी पहचान बनाना शुरू कर चुकी है। कोई दिक्कत? और ये विभाजन या कांग्रेस में फूट तब जाकर के स्पष्ट रूप से दिखा जब राष्ट्रपति का चुनाव आया। राष्ट्रपति के चुनाव की नौबत क्यों आई सर? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे जाकिर हुसैन। कौन? जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाता है तब प्रश्न आता है कि अगला प्रधानमंत्री नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेगा? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा, इस बात को लेकर के कैसे बहस चला। अभी तक पार्टी पे पूरा दबदबा किसका है? सिंडिकेट्स का। पार्टी का दबदबा किसका है? सिंडिकेट्स का है। सरकार भले ही इंदिरा गांधी चला रही है, लेकिन पार्टी पर पकड़ किसका है? सिंडिकेट्स का। तो अगली बार प्रधानमंत्री बनाना होगा तो स्वाभाविक है कांग्रेस ही आगे लॉन्च करेगी। तो हम बताएं कि सिंडिकेट्स क्या सोच के बनाए थे इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री? हमारे अनुसार काम करेगी, लेकिन अब उनके अनुसार काम कर रही है। तो कांग्रेस यानी सिंडिकेट्स को एक फिर से मौका लगा कि अगर राष्ट्रपति हमारा व्यक्ति रहेगा तब राष्ट्रपति क्या करेगा? दबाव डालेगा किस पे? सरकार पे, यानी इंदिरा गांधी को अपने कंट्रोल में रख के काम करवाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी को लगा कि भीड़ अगर सिंडिकेट्स का आदमी राष्ट्रपति बन जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिएगा अगला राष्ट्रपति कौन होगा? तो कांग्रेस की तरफ से यानी सिंडिकेट्स की तरफ से संजीवा रेड्डी को आगे किया गया। संजीव रेड्डी को आगे किया गया किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से। हाँ, किसके तरफ से? यानी अगले प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अगले राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा? संजीवा रेड्डी। ये तय कौन किया है? सिंडिकेट्स के लोग, या बोले तो पुरानी कांग्रेस या कांग्रेस के लोग ये तय कर चुके हैं कि हमारा अगला व्यक्ति जो राष्ट्रपति होने वाला है वो कौन होगा? यानी पूरा कांग्रेस अगली बार वोट करने जाएगी तो किसको करेगी? संजीवा रेड्डी को करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वही उम्मीदवार था। हम बताएं कि विरोधी पार्टी अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत हुए नहीं है, तो कोई विरोधी पार्टी की तरफ से कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार उतारा नहीं जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी को ये बर्दाश्त होगा कि कोई उन पर दबाव डाले? इंदिरा गांधी खुद चाहेगी कि हमारा व्यक्ति राष्ट्रपति हो, तो ये क्या करेगी? इंदिरा गांधी अपने व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए मैदान में उतार देगी और बोलेगी कि ये किसी पार्टी से नहीं होंगे, निर्दलीय होंगे। और इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी ने एक अपने नाम को आगे किया। वो कौन थे? बीबी गिरी। इंदिरा गांधी ने किनके नाम को आगे किया? बीबी गिरी के नाम को आगे किया। किनके नाम को आगे किया? बीबी। अब इंदिरा गांधी चाह रही कि अब हमारा व्यक्ति राष्ट्रपति बने। इंदिरा गांधी क्या चाह रही है? कि हमारा व्यक्ति राष्ट्रपति बने। अब ये संभव कब होगा? आखिर वोट लेना है कांग्रेस पार्टी से। वोट किस पार्टी से लेना है? और कांग्रेस पार्टी पर पकड़ किसका? इंदिरा गांधी आह्वान करेगी कि किसी के दबाव में आकर के राष्ट्रपति का वोट नहीं करना है, बल्कि अपने अंतःकरण से, यानी जब वोट करने जाइए तो आप अपने आत्मा का आवाज़ सुनिए कि आपके अंदर की आत्मा किसको वोट देने के लिए आज्ञा दे रही है। यानी आप सिंडिकेट्स के या कांग्रेस के दबाव में आकर वोट नहीं कीजिए। किसके अनुसार निर्णय लीजिए? अपनी आत्मा के अनुसार निर्णय लीजिए। और यही बड़ा भावुक बात बोल करके इंदिरा गांधी कांग्रेस के जो सदस्य होते हैं उसको अपनी ओर खींच लेती है। और जब चुनाव होता है, जब वोटिंग होता है, तो उस चुनाव में कौन जीत जाते हैं? कौन जीत जाते हैं? बीबी नहीं, वीवी। हाँ, कौन जीत जाते हैं? बीबी गिरी चुनाव में जीत जाते हैं। हाँ, यानी 69 के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन जीत गए हैं? बीबी। कांग्रेस में स्पष्ट जो अब तक चल रहा था कि दो गुटबाजी चल रहा था, वो साफ तौर पे दिख गया कि इंदिरा गांधी अलग है और सिंडिकेट्स यानी एक बार फिर से कांग्रेस में क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो प्रश्न ये आता है कि सर कांग्रेस में फूट या विभाजन कब पड़ा? कांग्रेस में विभाजन कब देखने को मिला? 1969 में। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी कितने गुटों में बच जाएगी? 2 गुटों में बढ़ जाएगी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस सी से सिर्फ लिखे कांग्रेस को, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। हाँ, ये किन की पार्टी थी? ओ वाली पार्टी। ये सिंडिकेट्स के प्रभाव में रहती थी। और ये इस पर किसका पकड़ था? हाँ, इंदिरा का। कहा जाता है कि ये जो पार्टी थी ये इंदिरा गांधी की पार्टी थी।
किसकी पार्टी थी? और जो पुरानी वाली कांग्रेस थी वो ये थी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन और आर से रिक्वाजेनिस्ट होता है, रिक्वाजेनिस्ट या रिक्विजिनिस्ट ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है। ओ से ऑर्गेनाइजेशन और आर से रिक्वाजेनिस्ट, ठीक है। यानी कांग्रेस पार्टी 1969 में कितने भागों में बट गई सर? 2 भाग में, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। यानी एक इंदिरा की कांग्रेस और एक सिंडिकेट्स की कांग्रेस, जो पुरानी वाली कांग्रेस है। इसको पुरानी कांग्रेस कहें तो कोई दिक्कत? पुरानी कांग्रेस। और इसको क्या कहें? नई कांग्रेस कहें। यानी कांग्रेस कितने भागों में बट गई सर? 2 भागों में बट गई। इसमें क्या पहले सिंडिकेट्स लोग मिलकर के किसको राष्ट्रपति बनाया? इंदिरा गांधी को। किसको? इंदिरा गांधी को। और अब देखना, इधर आ जाइए, देखिए चुनाव के बाद, राष्ट्रपति के चुनाव के बाद का ये कार्टून है। कार्टून में दिख रहा है निजलिंगप्पा है, ये कौन है? निजलिंगप्पा। और ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ये किसका उम्मीदवार थे? संजीवा रेड्डी है, जो सोए हुए हैं, गिरे हुए हैं। लग रहा है कि फाइटिंग हो रहा था किसमें? बीबी गिरी और संजीवा रेड्डी में। बीबी गिरी और संजीवा रेड्डी में। और इस फाइटिंग में बीबी गिरी ने किसको परास्त कर दिया है? संजीवा रेड्डी को हरा दिया है। किसको हरा दिया है? संजीवा रेड्डी को हरा दिया है। और इसमें एक ग्लव्स पहने हुए इंदिरा गांधी को दिखाया हुआ है। किसको दिखाया हुआ है? यानी सर अगर बीबी गिरी जीते हैं तो उसमें किसका हाथ है? इंदिरा गांधी का हाथ है। यही कार्टूनिस्ट कहना चाह रहा है कि बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहा है वो किसका रहा है? इंदिरा गांधी का। वो रिक्वेस्ट जो कहती है अपने अंतरात्मा का आवाज़ सुनकर क्या दीजिए? वोट दीजिए। तो राष्ट्रपति का पद ये वाला आपको पढ़ लेना है। किसको पढ़ लेना है? ये 1969 वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं उसके बाद कि होता क्या है, मामला किसके लिए और तूल पकड़ता है। यानी कांग्रेस में जो भेदभाव चल रहा है, कांग्रेस में जो बंटवारा चल रहा है, यानी अलग अलग गुटबाजी चल रहा है, वो आगे जाकर के और किन मुद्दों को लेकर के क्या होते हैं? एक दूसरे के से खफा होते हैं। इंदिरा गांधी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है। 1969 में 14 बैंकों का क्या करेगी? बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेगी। प्रश्न पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? इंदिरा गांधी ने। कब हुआ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। साथ डेट है 1 अप्रैल 1969 को 14 बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा बड़ा जो कदम उठाने जा रही है इंदिरा गांधी, वो क्या है सर? तो प्रिवी पर्स को समाप्त करने जा रही है। कौन सा पर्स? प्रीवी पर्स। प्रिवी पर्स को का प्रयास। अब प्रश्न आता है कि सर प्रिवी पर्स है क्या कि इतना बवाल कट रहा है इस पर? आखिर सिंडिकेट्स क्यों नहीं चाह रहे प्रिवी पर्स को हटाना, और इंदिरा गांधी क्यों चाह रही है प्रिवी पर्स को हटाना? तो प्रिवी पर्स के बारे में जानने के लिए एक बार फिर से चलना होगा चैप्टर नंबर 1 में, जहाँ पे भारत का एकीकरण पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? हम ये बताए थे कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत बड़ी सारे टुकड़ों में विभाजित था और हर एक क्षेत्रों पर अलग अलग राजा राज करते थे। कहीं पे ज़मींदार तो कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, अलग अलग क्षेत्र पे क्या करते थे? अपना शासन व्यवस्था चलाते थे। अब उन सारे जो देसी रजवाड़े थे जो अलग अलग क्या कर रहे थे? शासन चला रहे थे, उनको कहाँ शामिल होना था? भारत में। कहाँ शामिल करना था? भारत में। लेकिन जब भारत में वो शामिल हो जाएंगे तो उनको कुछ मिलेगा? उनकी सारी संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति हो जाएगी। उनकी सारी संपत्ति किसकी संपत्ति हो जाएगी? भारत सरकार की हो जाएगी। उनके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। तो सरकार ये बोला था कि भाई देखिए, आप अपने क्षेत्र को भारत में शामिल कीजिए, इसके बदले में हम आपको कुछ पैसा हर साल देते रहेंगे। यानी बजट से कुछ पैसा आपके घर भेजेंगे ताकि आप ऐश मौज के जीवन जी सकें, जाइए एकदम विदेश घूमिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी भारत सरकार का एक बहुत बड़ा पैसा किस पे खर्चा होता था? जो पहले के राजे रजवाड़े थे उन पे खर्चा होता था। नहीं लग रहा कि कुछ फिजूल खर्चा भारत सरकार का? जो खर्चा नागरिकों के लिए होना चाहिए था वो खर्चा कहाँ कर रही है? पुराने ज़माने के ज़मींदार या राजे रजवाड़े के परिवार के ऊपर खर्च कर रही है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि इस व्यवस्था को क्या किया जाए? ख़त्म किया जाए। इंदिरा गांधी क्या चाहती थी? इस व्यवस्था को क्या किया जाए? ख़त्म किया जाए। लेकिन इसके सख्त खिलाफ कौन थे? मोरारजी देसाई नहीं चाहते थे कि प्रिवी पर्स क्या हो? समाप्त हो। इंदिरा गांधी इसके लिए प्रस्ताव ला देती है, लोकसभा में प्रस्ताव लाती है, लोकसभा में पास भी हो जाता है। लोकसभा में प्रस्ताव लाती है, लोकसभा में पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाता। राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है। फिर राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवाते हैं। किससे? अगर प्रिवी पर्स क्या है पहले सर? तो राजा रजवाड़ों को दिया जाने वाला विशेषाधिकार, राजाओं को दिया जाने वाला विशेषाधिकार। अगर एक शब्द में बोले तो कुछ स्पेशल अधिकार दिया गया था इसके तहत। कुछ बहुत सारे पैसे दिए जाते थे भारत सरकार के फंड से। किसको?
राजे रजवाड़े को, जो भारत के देसी राजे रजवाड़े थे उन्हीं की बात हो रहा है, ठीक है। और इसमें भारत का बहुत बड़ा पैसा खर्चा होता था, तो सरकार नहीं चाहती थी या इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि इतना बड़ा पैसा किस पे खर्चा हो, इन राजा राजाओं के ऐश मौज पे ख़त्म हो। वो चाहती थी कि गरीबों में इसको बांटा जाए, वो ज़्यादा कारगर होगा, देश के लिए बेहतर होगा। कि ऐश मौज में उड़ाएगा वो बेहतर होगा नहीं, तो वो चाहती थी कि इन पैसों को कहाँ खर्चा किया जाए। लेकिन इसके लिए जो प्रीवी पर्स का कानून था उसको क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। अब इसके लिए इंदिरा गांधी क्या करती है, लोकसभा में प्रस्ताव लाती है। कहाँ पे, हाँ, लोकसभा में विधेयक लाती है और पास भी हो जाता है, लोकसभा में पास भी हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है। अब कोई विधेयक कानून तब बनता है जब लोकसभा में पारित हो, राज्यसभा में पारित हो और राष्ट्रपति उस पर क्या कर दे। अगर राज्यसभा से पारित हो जाता तो बीबी गिरी उसके अपने आदमी थे, साइन तो कर ही देते, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं। तब जो इंदिरा गांधी सोच रही है वो सफल होगा नहीं होगा। तो क्या करेगी इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति से अध्यादेश लाएगी, राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से प्रीवी पर्स को क्या कर दिया जाएगा, प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त। लेकिन जो लोग प्रीवी पर्स को बनाए रखना चाहते थे वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, यानी राष्ट्रपति के ऑर्डर से प्रीवी पर्स को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये बात कौन बोल रहा है, भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि प्रीवी पर्स को आप समाप्त ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, इसके लिए अगर आप संविधान संशोधन लाना चाहते हैं तो संविधान संशोधन ला करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। यानी अभी तक प्रीवी पर्स ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जनता में एक मैसेज चला गया कि इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स को क्या करने वाली है, ख़त्म करने वाली है। साथ ही साथ सामाजिक कल्याण के यानी लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाने वाली है। कौन, इंदिरा गांधी। ये मैसेज पूरे समाज में, भारतीय समाज में चल गया और भारतीय समाज में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव जो इमेज है वो इंदिरा गांधी का बनना शुरू हो गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण को लेकर के, प्रीवी पर्स की समाप्ति को लेकर के इंदिरा गांधी को लगा कि भाई जब तक लोकसभा में पूरा बहुमत नहीं रहेगा हमारा तब तक काम नहीं चलेगा, हम कब तक इन पुराने सिंडिकेट्स पर या पुराने कांग्रेस पर निर्भर रहे। तो धीरे धीरे इंदिरा गांधी क्या करने लगेगी, उन पुराने कांग्रेसियों को हटाना शुरू कर देगी, अपने सरकार से, अपने आसपास से क्या कर देगी, पुराने को हटाना। और इंदिरा गांधी को अब चुनाव लड़ना है। देखिएगा 67 में चुनाव जीती थी ना, आप इसमें 5 साल जोड़िए तो चुनाव कायदे से कब होना चाहिए था, 5 साल के बाद 1972 में चुनाव होना चाहिए था। लेकिन इंदिरा गांधी को तत्काल बहुमत चाहिए था, क्योंकि वो कुछ भी काम करती लोकसभा से पारित नहीं हो पाता, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों में बहुमत उतना अकेले का नहीं था। कुछ भी काम करना चाहती अगर इंदिरा गांधी तो पास नहीं हो पाता बिल, दूसरे पर निर्भर रहना, दूसरे के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था। कह रहे हैं, समझ में आ रहा है पीछे कि सर कांग्रेस, इंदिरा गांधी जीती हुई है, सरकार चला रही है, लेकिन काम अगर कोई करना चाहती है, कोई कठोर डिसीजन लेना चाहती है तो वो डिसीजन नहीं ले पाती है, क्योंकि उसका अपना बहुमत नहीं है, उसको दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी जस्ट बताए थे कि 1967 में सरकार तो बन गया था, लेकिन उसको सहारा लेना पड़ा था डीएमके पार्टी का। हाँ, द्रविड़ मुनेत्र कचरगम के सहारा लेकर के ही सरकार बना था। अगर वो अपना समर्थन खींच लेती तो सरकार गिर जाता। इसीलिए बड़ा जो बोलते हैं ना, फूक फूक करके कदम लेना पड़ रहा था। किसको, इंदिरा। तो आप चाहते हो कि फूक फूक करके कदम ले, हम चाहते हो कि डॉन की तरफ जिधर जाए सरपट उड़ा दे। इंदिरा गांधी भी कुछ वैसा ही सोच रही है कि हम जो चाहें आराम से कर ले, हम जो नीति नियम लाना चाहें आराम से उसको लाएं, ज़्यादा रुकावट या ज़्यादा समझौता करना ना पड़े। इसलिए कांग्रेस या इंदिरा गांधी बोले तो इंदिरा गांधी चाहती है कि उसको क्या मिले, लोकसभा में भारी बहुमत प्राप्त हो। इसके लिए इंदिरा गांधी 1972 में चुनाव कराने के बजाय 1972 में चुनाव कराने के बजाय दिसंबर 1970 में ही, दिसंबर में ही लोकसभा को क्या करवा देती है, लोकसभा क्या करा दी, LS यानी लोकसभा को क्या कर दी, भंग करवा दी। कब, 1970 में ही। और इस बात का ऐलान कर दी कि अगले साल यानी 1971 में हम क्या लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। यानी लोकसभा भंग होगा तो अगले बार क्या होगा, चुनाव लड़ेगा। और चुनाव में कौन उतर गई, इंदिरा गांधी। कौन उतर गई, इंदिरा गांधी अब चुनाव में उतर गई। अब चुनाव में उतरी है तो इसका मकसद क्या है, भारी से भारी बहुमत लाना, भारी से भारी बहुमत लाना। अब 1971 में चुनाव हो रहा है, मार्च 1971 में क्या हो रहा है, दिसंबर 1971 में लोकसभा भंग करवाई है, मार्च 1971 में चुनाव हो रहा है। क्या हो रहा है, अब ये चुनाव
मुख्य रूप से दो गुटों के बीच है। एक तो इंदिरा वाला गुट, किसका गुट? इंदिरा वाला नई कांग्रेस, इंदिरा वाला अच्छा नई कांग्रेस लिखेंगे तो दिक्कत होगा, सी नई कांग्रेस, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा वो ग्रैंड अलायंस होगा, अलायंस। और ग्रैंड अलायंस में होगा कौन कौन? अलायंस मतलब लग रहा है बहुत सारे लोगों का गुट। अलायंस कब बनता है? बहुत सारे गुट शामिल होकर क्या बनाते हैं? अलायंस। क्या बनाते हैं? अलायंस, गठबंधन टाइप का कुछ। अब इसमें कौन शामिल होंगे? पुरानी कांग्रेस प्लस अन्य जो विरोधी पार्टी होंगे जैसे जनसंघ, अन्य विरोधी पार्टी जैसे जनसंघ प्लस स्वतंत्र पार्टी प्लस, ये सारी पार्टियां मिल करके क्या बनाएंगी? ग्रैंड अलायंस। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्रैंड अलायंस क्या है? प्रश्न क्या पूछा जाएगा? ग्रैंड अलायंस क्या है? तो बोलिएगा सर कि 1971 के चुनाव में, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी को परास्त करने के लिए, इंदिरा गांधी को परास्त करने के लिए पुरानी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के द्वारा मिल करके जो समूह बनाया गया, जो गठबंधन बनाया गया, उसे क्या कहते हैं? ग्रैंड अलायंस कहते हैं। प्रश्न आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर प्रश्न आया ग्रैंड अलायंस क्या है तो लिख दोगे कि सर 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी को परास्त करने के लिए पुरानी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों जैसे जनसंघ एवं स्वतंत्र पार्टी के द्वारा गठबंधन करके या जो गठबंधन किया गया उसी को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने यानी ग्रैंड अलायंस के लोगों ने नारा क्या दिया? क्या नारा दिया? इंदिरा हटाओ का नारा। क्या नारा दिया? जैसे आज महागठबंधन वाले या फिर बोले इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें नारा क्या है? मोदी हटाओ। इसी तरह का ग्रैंड अलायंस का नारा क्या था? इंदिरा हटाओ, क्योंकि इंदिरा गांधी थोड़ा मनमर्जी से काम कर रही थी, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ग्रैंड अलायंस ने नारा क्या दिया? इंदिरा हटाओ। और जा करके जनता के बीच प्रचार क्या कर रही है कि इंदिरा को, गांधी को क्या करने वाले हैं? हम लोग हटाने वाले हैं। और इसमें हम आपका साथ चाहते हैं, यानी आप लोग ग्रैंड अलायंस को क्या कीजिए? वोट कीजिए, ताकि हम इंदिरा गांधी को क्या कर सके? हटा सके। और इंदिरा गांधी जब भाषण देने जाती है तो बड़े भावुक होकर कहती है, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। अब बताओ किसका प्रभाव ज़्यादा होगा? साइकोलॉजिकल प्रभाव देख रहे हो? ये नारा क्या देगी? ये चाह रहे हैं कि इंदिरा हटाओ का नारा, इंदिरा हटाने के नाम पे हमको वोट मिल जाए। और इंदिरा गांधी क्या कहती है कि दोस्तों मैं ये नहीं कहती कि आप हमको रखो या नहीं रखो, हम ये चाहते हैं, यानी इंदिरा गांधी ये चाहती है कि भारत से, पूरे भारत से गरीबी क्या हो जाए। और बड़ी भावुक होकर भाषण सुनिएगा तो कहती है कि ये कहते हैं, यानी विरोधी पार्टी कहते हैं इंदिरा हटाओ, यानी मुझे हटाने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ भारत से क्या हटाओ? गरीबी हटाओ। तो प्रश्न ये भी आता है कि सर किस चुनाव में या कब के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? 1971 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, श्रीमती क्या नारा दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। कोई दिक्कत? अब जनता आप खुद सोच सकते हो किस नारा से ज़्यादा अपना जुड़ाव महसूस करेगी? किससे? गरीबी हटाओ से। और परिणाम क्या हुआ कि इस लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को 350 से ज़्यादा सीट मिला, 350 से ज़्यादा सीट मिला। और इंदिरा गांधी इस चुनाव में क्या हुई? विजयी हुई। इंदिरा गांधी इस चुनाव में क्या हुई? यानी सर 1971 में जब सरकार बना तो किसका सरकार बना? बताइए 1971 में किसका सरकार बना? इंदिरा गांधी का। यानी केंद्र में किसकी सरकार आ गई सर? इंदिरा की सरकार। उन्नीस सौ 71 में, अभी मार्च में सरकार बन गया। चलिए किसकी सरकार बनी सर? इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी की सरकार बन गई, जितना बहुमत चाह रही थी उतना बहुमत भी आ गया। अब लग रहा है कि कुछ काम करेगी धाकड़। अब इसको किसी से मदद की ज़रूरत नहीं है। अब जो चाहे वो कर सकती है। ऊपर से वो चुनाव जीत कर आई है, तो स्वाभाविक है इंदिरा गांधी अब कुछ बड़े कदम लेंगी। वो क्या करेगी? अगले ही कुछ दिनों में 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन कर देती है। 6 अन्य बैंकों का क्या करती है? राष्ट्रीयकरण करती है, यानी उन निजी बैंकों को भारत सरकार टेक ओवर कर लेती है। ऊपर से संविधान संशोधन विधेयक लाकर पीढ़ी पर को क्या करती है? बोले कि पिछली बार ना कर ले भाई, लेकिन इस बार तो इंदिरा गांधी आ गई। कौन आ गई? और कुछ ही बड़े फैसले ले रही, जैसे 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दी। 6 अन्य बैंकों का क्या कर दी? प्लस और क्या काम की सर? और क्या काम की?
तो प्रिवी पर्स को ख़त्म कर दी, प्रिवी पर्स को समाप्त कर दी, क्योंकि आप कोई रोकने वाला है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो प्रिवी पर्स को क्या कर दी, समाप्त कर दी। और सबसे बड़ा कदम बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया। सबसे बड़ा कदम क्या, बांग्लादेश को आजाद कर दिया। बीडी लिखे, बांग्लादेश को क्या करवा दिया। बांग्लादेश का बताए थे कहानी हाँ। कि बांग्लादेश में कुछ काफ़ी हर्डल्स हो रहा था चुनाव के बाद, और बहुत सारे वहाँ से माइग्रेट करके भारत वाले इलाके में आ रहे थे, और इसके कारण भारतीयों को बड़ा परेशानी हो रहा था। भारत सरकार बार बार पाकिस्तान को बोल रही थी कि भाई वहाँ की शांति स्थापित करो, वहाँ पे तुम कुछ व्यवस्था करो ताकि लोग हमारे यहाँ ना आए, लेकिन वो रुका नहीं। अंतिमतः भारत सरकार को कठोर डिसीजन लेना पड़ा, और डिसीजन कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान क्या किया, 2 भागों में बट गया और एक नया देश बना, बांग्लादेश। ये कहानी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे या पढ़ चुके हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। कहाँ से लिखना आपको, सॉरी 1970 में ही लोकसभा को क्या कर देती है, भंग करवा देती है, और भंग करवाने के बाद मार्च 1971 में यहाँ के बाद फिर कहाँ जाना है, चुनाव होता है। क्या होता है, 71 में चुनाव होता है। किन 2 विरोधी गुटों के बीच, ग्रैंड अलायंस और नई कांग्रेस के बीच, पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस के बीच। और इसमें नारा किसके द्वारा क्या दिया जाता है, जीतती कौन है, हाँ बहुमत मिला, सरकार बन गई। क्या मिला, सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद कौन से फैसले लिए गए, तो ये लिखिएगा, हाँ ये वाला लिखिएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखे थे इंदिरा गांधी की सरकार बनी 1971 में। कब बनी, 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी, और कुछ बड़े फैसले लिए, जैसे फिर से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। क्या किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का, हाँ बातचीत नहीं कीजिएगा पीछे, हाँ प्रिवी पर्स को क्या किया, प्रिवी पर्स को समाप्त किया, और बांग्लादेश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, बांग्लादेश की। और इस बड़े फैसले के कारण इंदिरा गांधी को और भी लोकप्रियता मिली, और एकदम लोकल लेवल पर भी क्या हो गई, फेमस हो गए। अब इसके कारण क्या हुआ कि 1972 में जो राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने थे, राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव होने थे, उसमें इंदिरा गांधी को भी सफलता मिला। यानी जिन राज्यों में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, उन राज्यों में फिर से कांग्रेस की पकड़ वापस आ गई। यानी जो कांग्रेस की एक बार चमक फीकी पड़ी थी, जो धूमिल हुई थी, उसकी चमक कांग्रेस की एक बार फिर से इंदिरा गांधी के कार्यकाल में वापस आ गया। ठीक है, और पूरे सिनारियों को देख करके ये नारा दिया जाता है, यह कहा गया कि भाई अब इंडिया है, सॉरी इंदिरा ही इंडिया है, और इंडिया ही इंदिरा है। ठीक है, कांग्रेस के कोई लीडर थे, वही इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया के नारा देते हैं। कौन किया भाई, हाँ, इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया का नारा दिया गया। ये भी कहा गया कि इंदिरा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही, यानी कांग्रेस और इंदिरा में कोई फ़र्क नहीं है। क्या आज की तरह एकदम माहौल है कि मोदी ही भारत है, भारत ही मोदी है? नहीं। कुछ ऐसा ही सिनारियो था, कब 1972